हम पढ़ेंगे भाई एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं भाई वे रासायनिक पदार्थ जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों में होने वाली अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। अर्थात ये जीवों में, जीवितों में होने वाली अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जबकि अकार्बनिक उत्प्रेरक निर्जीव अभिक्रियाओं। तो हम यहां बोलेंगे एंजाइम उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो जीव जंतु और वनस्पतियों में होने वाली अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक प्रोटीन के उच्च अणुभार वाले अणु होते हैं जो जल के साथ मिलकर एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जिसका उपयोग प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में होता है। ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में भी निर्मित किया जा सकता है। इन उत्प्रेरकों को जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि ये जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसे उत्प्रेरक या ऐसे पदार्थ जो जीव जंतुओं, चलिए लिख देते हैं, ऐसे पदार्थ जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों में होने वाली अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये प्रोटीन के उच्च अणुभार वाले अणु होते हैं जो जल के साथ मिलकर एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जो कि प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में भी निर्मित किया जा सकता है। इन्हें हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि ये जीव जंतुओं और वनस्पतियों में होने वाली अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे माल्टोस C12 H22 O11, इसका जलावटन माल्टेस एंजाइम करता है। तो माल्टेस एंजाइम इस माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है। तो यह माल्टेस क्या कहलाए? हमारा एंजाइम उत्प्रेरक कहलाए। इसी तरह से जो जाइमेस एंजाइम है, जो जाइमेस एंजाइम है वह इस ग्लूकोज को
एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इसी प्रकार जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो शर्करा का जलावटन करता है। शर्करा का इन्वर्टेज एंजाइम और इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज। इसी तरह से हमारे शरीर में जो यूरिया है इस यूरिया का जलावटन यूरेज एंजाइम करता है और इसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे भाई? एंजाइम कहलाएंगे। यानी कि एंजाइम आपके समझ में आ गई होगी बात। एंजाइम उत्प्रेरक के वे पदार्थ जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों में होने वाली अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे माल्टेस एंजाइम माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है, जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, इन्वर्टेस एंजाइम शर्करा का जलावटन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कर देता है, यूरेज एंजाइम यूरिया का जलावटन करके इसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में तोड़ देता है। इसके बाद एंजाइम उत्प्रेरकों के गुणधर्म क्या हैं? नंबर 1, एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरकों से अधिक प्रभावी होते हैं। क्या? एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरकों से अधिक प्रभावी होते हैं। नंबर 2, एक एंजाइम उत्प्रेरक किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। यह नहीं एक ही एंजाइम उत्प्रेरक हर एक अभिक्रिया में काम में आ जाएगा, बल्कि विशिष्ट अभिक्रिया में ही वो काम में आएगा। नंबर 3, एंजाइम उत्प्रेरकों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। जो ये एंजाइम है, इन एंजाइम उत्प्रेरकों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 4, एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता सह एंजाइम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। सह एंजाइम क्या होते हैं? जैसे कार्बनिक अभिकर्मकों में प्रोमोटर्स होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को और भी बढ़ा देते हैं। इसी तरह से एंजाइम उत्प्रेरकों में सह एंजाइम होते हैं जो धातु आयन होते हैं और ये इस एंजाइम उत्प्रेरकों की उत्प्रेरण क्षमता को और भी बढ़ा देते हैं। ये धातु आयन होते हैं। इसके बाद एंजाइम उत्प्रेरकों का अधिकतम वेग 298 केल्विन से 310 केल्विन के मध्य होता है और लास्ट इसके लिए उपयुक्त पीएच 5 से 7 के मध्य होनी चाहिए। तो एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण में सबसे पहला तो क्या जाएगा? एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरकों से अधिक प्रभावी होते हैं। नंबर 2, एक एंजाइम उत्प्रेरक किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। नंबर 3,
एंजाइम उत्प्रेरकों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 4, एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता सह एंजाइम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नंबर 5, एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का अधिकतम वेग 298 से 310 केल्विन के मध्य होता है और एंजाइम उत्प्रेरकों के लिए उपयुक्त पीएच 5 से 7 के मध्य होती है। इसका मतलब यहां जो एंजाइम उत्प्रेरक की बात अगर अपन से करी जाए तो इसमें आपसे एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रिया विधि के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये तो अपन ने पढ़े एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं और उसके गुणधर्म क्या हैं। अब पढ़ रहे हैं जो एंजाइम उत्प्रेरक हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रिया विधि, एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रिया विधि पहले से संक्षिप्त में समझते हैं। याद रखना एंजाइम उत्प्रेरक जो हैं ये ताला चाबी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी कि पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है। यह एंजाइम सबस्ट्रेट शीघ्र ही विकसित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्प्रेरक को मुक्त कर देता है। लेकिन कैसे करता है? याद रखना जो एंजाइम होते हैं इस एंजाइम के कोलाइडी कणों पर बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं जो विशेष आकृति के होते हैं, जिनमें सक्रिय समूह यानी कि क्रियात्मक समूह NH2 है, COOH है, अल्कोहल है, थायोल है, इनमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं जिन्हें हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। ध्यान से सुनना, एंजाइम के कोलाइडी कणों पर अनेक बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिसे हम कोटर कहते हैं और ये छिद्र विशेष आकृति के होते हैं और इन छिद्रों में सक्रिय समूह यानी कि क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं और इन्हें हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय केंद्र। तथा अभिकारक के वे अणु जिनकी परिपूरक आकृति होती है, जैसे ताले में चाबी डाल दें, लीवर मिल जाते हैं, घुमाते खुल जाता है, तो अभिकारक के वे अणु जिसकी आकृति या अभिकारक के वे अणु जिनकी परिपूरक आकृति होती है वो इन छिद्रों में यानी कि कोटरों में ताले चाबी के समान फिट हो जाते हैं तथा सक्रिय समूह की उपस्थिति के कारण एक मध्यवर्ती संकर बना लेते हैं जो विकसित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और एंजाइम उत्प्रेरक मुक्त हो जाते हैं। अर्थात एंजाइम उत्प्रेरकों की जो क्रिया विधि है ये 2 पदों में पूरी होती है। पहले पद में एंजाइम यानी कि ये पहले पद में एंजाइम सबस्ट्रेट यानी कि अभिकारक
से क्रिया करके एक मध्यवर्ती यौगिक बना लेता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट बना लेता है। जैसे ये एंजाइम परिपूरक आकृति का अभिकारक सबस्ट्रेट यानी कि अभिकारक ये आपस में ताले चाबी के समान फिट हो जाते हैं। और क्या बना देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट। तो पहला पद देखो, पहले पद में जो ये एंजाइम है इसकी पृष्ठीय सतह पर ये छिद्र, इन छिद्रों पर परिपूरक आकृति का अभिकारक इन छिद्रों में आकर फिट हो जाता है और इसके अंदर जो सक्रिय समूह उपस्थित होते हैं, क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, उनके कारण इससे क्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक एंजाइम सबस्ट्रेट का निर्माण कर देता है। पहला पद प्रयोग है। दूसरे पद में क्या होता है? दूसरे पद में जो एंजाइम है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट बना है, ये क्या करेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट शीघ्र ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्प्रेरक को मुक्त कर देता है। तो दूसरे पद में क्या होता है? ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट बना है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट ये विकसित होगा, एंजाइम मुक्त, और ये क्या बन जाएगा भाई? उत्पाद बन जाएगा। यानी कि देखिए भाई, ये एंजाइम सबस्ट्रेट टूटेगा, ये तो बन गया उत्पाद, और ये एंजाइम वापस क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो ये एंजाइम जो उत्प्रेरक हैं, ये ताला चाबी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें अपन ने पढ़ा यह अभिक्रिया दो पदों में हुई। पहले एंजाइम अभिकारक यानी कि सबस्ट्रेट से क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट का निर्माण कर देता है। यह एंजाइम दूसरे पद में एंजाइम सबस्ट्रेट तेजी से विकसित होता है, उत्पाद में बदल जाता है और एंजाइम को वापस मुक्त कर देता है, उत्पाद बन गया और ये एंजाइम वापस बाहर हो गया, और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रिया विधि में अपन ने देखा कि जो एंजाइम है, इनके कोलाइडी कणों के जो आकार हैं, इनके कोलाइडी कणों पर अनेक बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिन्हें हम कोटर कहते हैं, और इन कोटरों में सक्रिय समूह यानी कि क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं और इन्हें हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? जब इन्हें अभिकारक के अंदर डाला जाता है तो अभिकारक के परिपूरक आकृति वाले कण जो है वो एंजाइम के छिद्रों में ताले चाबी के समान फिट हो जाते हैं।
और एंजाइम सबस्ट्रेट का निर्माण कर देते हैं। ये बन रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट। दूसरे पद में बना हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और एंजाइम को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो आपसे ये एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरकों के बारे में आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उदाहरण देकर समझाइए। इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक क्यों कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरकों के गुणधर्म क्या हैं, और एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रियाविधि को समझाइए। ये 4 तरीके के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तो आपके समझ में आ गया भाई कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, कि वे रासायनिक पदार्थ जो जीव जंतु और वनस्पतियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये जल के साथ मिलकर एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं जो प्रभावी उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, यानी कि एक एंजाइम उत्प्रेरक किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। जैसे हमारे शरीर में जितना भी यूरिया है, उस यूरिया का जलावटन यूरेज एंजाइम ही करेगा और अन्य एंजाइम नहीं करेगा। और इन्हें हम प्रयोगशाला में भी निर्मित कर सकते हैं। जैसे माल्टेस एंजाइम माल्टोस का जलावटन करता है, यूरेज एंजाइम यूरिया का जलावटन करता है, इस एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण में अपन ने बताया यह अकार्बनिक उत्प्रेरकों से अधिक प्रभावी होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इनकी गति को नियंत्रित किया जा सकता है। इनकी गति को सहएंजाइमों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इन उत्प्रेरक के लिए उपयुक्त ताप 298 केल्विन से 310 केल्विन के मध्य होता है और इनके लिए उपयुक्त पीएच 5 से 7 के मध्य होती है। इसके बाद एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रियाविधि, इसमें आपको बताना होगा एंजाइम उत्प्रेरक ताला चाबी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और यह अभिक्रिया कितने पदों में होती है, 2 पदों में होती है। एंजाइम के कोलाइडी कणों पर एंजाइम की पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम कोटर कहते हैं। इन कोटरों में सक्रिय समूह यानी कि क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए परिपूरक आकृति के अभिकारक के कारण इसमें ताले चाबी के समान फिट हो जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट का निर्माण कर देते हैं, जो अस्थायी होने के कारण शीघ्र ही विघटित हो जाता है और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तथा उत्प्रेरक मुक्त हो जाते हैं। शिवो कल जियो